नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी जी की उठापटक के बीच में भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। अब थोड़ी चीजें जैसे कोहरा छटने लगा है, चीजें क्लियर होने लगी हैं। खम्मम की रैली एक बड़ी की चंद्रशेखर जी ने, और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को बुलाया, कम्युनिस्ट पार्टी भी शिरकत की उसमें। उसके बाद अब वो किस रास्ते पे जा रहे हैं ये थोड़ा करीब करीब क्लियर होने लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट आ गया है कि वो कहाँ कहाँ इलेक्शन लड़ रही है, केसीआर की तरफ से भी आ गया है। लेकिन इस पे बातचीत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक जानकारी दे दूं जिससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो पहली चीज़, 2019 का लोकसभा, मैं हरदम जब रेफरेंस पॉइंट इसलिए लेता हूं कि हम लोग 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं, और उसमें 2009 का जो 2019 का माफ कीजिएगा जो लोकसभा इलेक्शन है, वो उसका मतलब उसकी बेसिस के उसके रेफरेंस को लेके सारी बातें होती हैं। तो 2019 में किस पार्टी को क्या स्थिति थी जो खम्मम में थी, मैं कम्युनिस्ट को छोड़ के, क्योंकि कम्युनिस्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आई थी, और वो 5 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी, और उसको कुल वोट मिले थे 1,56,47,206, करीब 1,56,00,000, जो इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंट ऑफ ओवरऑल इन द कंट्री 2.55% था। इसके बाद जो ये 3 पार्टियों की मैं बात सिर्फ कर रहा हूं, बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, अब उसका नाम बीआरएस हो गया है, चंद्रशेखर राव साहब की पार्टी, उसको 9 सीटें मिली थी, और उसको कुल वोट मिले थे 76,96,848। समाजवादी पार्टी से आधे वोट, सीटें 9, इनको 5 उनको 9, और वोट परसेंटेज टर्म्स में ऑल इंडिया 1.26%। अब जो एक सबसे बड़ी पार्टी जो इस समय सबसे ज्यादा ताल ठोक रही है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। 1 सीट जीती, कुल वोट मिले 27,16,629, 27,16,629, वोट प्रतिशत 0.44% ऑफ द टोटल वोट्स जो पड़े 2019 इलेक्शन में। ये मैंने आपको रेफरेंस इस पॉइंट बताया कि अब किसी के लिए भी यहां से शुरू करना है। एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि खम्मम में कम्युनिस्ट भी गए थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने आगे हाथ बढ़ा के ऑलरेडी त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ एक अलायंस कर लिया है, जो अभी इलेक्शन में सामने ही जो होने जा रहे हैं इलेक्शन, उसमें आपको दिखेगा। तो दे आर ऑलरेडी इन अलायंस देयर। अब केसीआर साहब जो हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये दोनों जगह अनाउंस किए हैं, जो उनकी बॉर्डर स्टेट्स हैं। वहां वो कितने इफेक्टिव होंगे, कितने इफेक्टिव नहीं होंगे, इस पर चर्चा थोड़ी आगे कर लेंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर अनाउंस किया है कि वो मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ेंगे, कर्नाटक में इलेक्शन लड़ेंगे, और राजस्थान में इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारी वो जगहें हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी का सीधे सीधे मुकाबला है, और इस बार बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस शायद थोड़ा बेहतर कर सकती है। ये सारे इलेक्शन जो मैंने आपसे बताया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, ये इसी साल होने हैं। तो अब तैयारी इस तरह से चल रही है। सपा साइलेंट है। सपा ने जो अभी स्टेट इलेक्शन हुए थे, वो आरएलडी जयंत चौधरी साहब के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश में, और छोटी कुछ पार्टियों का गठबंधन बनाया था, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी से अलग होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब एक बात बार बार लोग कहते हैं, और मैंने जब इसकी चर्चा की कुछ पोल एनालिस्ट से, कुछ इस तरह के लोगों से, तो उनका एक कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये क्यों नहीं इलेक्शन लड़े आम आदमी पार्टी, और क्यों नहीं इलेक्शन लड़े चंद्रशेखर राव, और क्यों नहीं अखिलेश, क्योंकि उनका कहना है कि हर उसमें जाए, हर पार्टी का ये होता है कि भाई वो नेशनल पार्टी बने इत्यादि इत्यादि। मैं आपकी जानकारी के लिए नेशनल पार्टी की एक बात और बता दूं। देश में इस समय कुल 8 नेशनल पार्टीज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं। आम आदमी पार्टी का रिकॉग्निशन इज अवेटेड, उन्होंने क्राइटेरिया पूरी कर लिए, तो अगर जब वो हो जाएगा तो 9 पार्टीज होंगी। मैं आपको जानकारी एक और दे दूं, जो सबसे लेटेस्ट 2 नेशनल पार्टीज का जिनको स्टेटस मिला, उसमें सबसे लेटेस्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो 2013 में जिसको रिकॉग्निशन मिला, और दूसरी है एनसीपी, शरद पवार साहब वाली, इसको 1999 में रिकॉग्निशन मिला।
अब जो ये नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये संगमा साहब के लड़के कोनार्ड संगमा साहब इसको चलाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं और वो खुद मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका जब आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे है ना कि नेशनल पार्टी बनना है, ये नेशनल पार्टी 2013 से है, नेशनल पार्टी बन की ये राष्ट्रीय राजनीति में क्या कर रहे हैं, ये हमको और आपको भी थोड़ा सोचने वाली बात है। इनका एक लोकसभा सदस्य है 543 में, एक राज्यसभा सदस्य है, टोटल राज्यसभा सदस्य 245 है, और 31 एमएलएज हैं आउट ऑफ जो टोटल देश में एमएलए है 4036। ये फिगर्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि थोड़ा ये समझ लीजिए कि ये नेशनल पार्टी की रीच कितनी है। उससे यंग है एनसीपी। एनसीपी के 4 लोकसभा सदस्य, 4 राज्यसभा सदस्य, 56 एमएलए। एनसीपी में जो शरद पवार साहब हैं वो इस समय किसी मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन देश की एक राजनीति में, विपक्ष राजनीति में वो एक अपनी पहचान और एक अपनी जगह बनाए रहते हैं, और उनके मूव्स बहुत ठीक होते हैं। वो कभी कभी लोगों को लगता है, दिखते हैं कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो एक बराबरी की दूरी बना के अभी तक जो ये माना जाएगा, टू बी फेयर टू शरद पवार, महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, जो MVA है, वो कर्टसी शरद पवार है। अगर वहां शरद पवार नहीं होते, उनके अब जो भी उसके कारण, लोग उसकी नई नई थ्योरी और वो लगाते हैं कि इस वजह से, इस कारण से, लेकिन अगर आज शरद पवार नहीं होते तो वो जो गठबंधन है वो इन प्लेस नहीं होता, उद्धव ठाकरे फिर सरकार नहीं बना पाते। तो शरद पवार अपना वो रोल निभाते हैं। अब एक चीज ये समझनी है कि ये जो 3 पार्टीज हैं, और जिसमें से 2 बिल्कुल ठीक ठीक सामने वहां जाके इलेक्शन लड़ रही हैं, जहां उनका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में बीजेपी के साथ है, वो किसका गेम बिगाड़ेंगी, ये सोचने वाली बात है। एक और चीज इस बैकग्राउंड में समझ लीजिए कि करीब करीब कांग्रेस की तरफ से मोर और लेस चीजें क्लियर हैं कि वो किसके साथ कैसे क्या कर रही है। कांग्रेस ने जब रैली की कश्मीर में, तो जो इनविटेशन गया सारी मतलब बीजेपी की विपक्षी पार्टियों को, उसमें आम आदमी पार्टी और केसीआर नदारद थे। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के जो अपना जो भी उनकी थिंक टैंक है, या जिस ढंग से वो इलेक्शन को चला रहे हैं, या मन में उनके है कि इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें केसीआर और आम आदमी पार्टी, मतलब बीआरएस और आम आदमी पार्टी नहीं है। सपा को गया था, लेकिन सपा अभी भी अनिश्चय की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब मैं इन पार्टीज के हिसाब से एक चीज और कर लूं, और इनके मुख्य जो वो हैं, सपा का मतलब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कम से कम 2024 में इट इज ओनली ही 1 से 99 तक, मैं बोल रहा हूं 1 से 99, मैं 1 से 10 नहीं बोल रहा हूं, 1 से 99 तक विपक्ष की राजनीति में जो भी नेतृत्व करेगा वो अखिलेश यादव है। नो, इट इज अखिलेश यादव हु इज गोइंग टू डिसाइड इन यूपी कि वो किसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं पास्ट की 1-2 चीजें बता दूं, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब 2024 लड़ने जा रहे होंगे तो उस समय मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे। पास्ट में मतलब कई इलेक्शन में, कम से कम 7-8 इलेक्शन में ऐसा हुआ है, 6-7 इलेक्शन में ऐसा हुआ है, जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं। वो एक तरह का एक विपक्षी उसका वो निर्वाह करते थे, एक कन्वेंशनली वो उस तरह से पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन शायद वो पुराने दिनों की बात थी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। यूपी में इट इज ओनली अखिलेश यादव हु इज गोइंग टू डिसाइड किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, अकेले जाना है, गठबंधन करना है, नहीं करना है, ये उनके ऊपर है। क्योंकि यहां बाकी किसी की, जो विपक्ष की जो भी पार्टी, जो कांग्रेस, उसका कुछ वजूद नहीं है। कांग्रेस अब ये अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे कांग्रेस के साथ आने से उनके वोट बढ़ते हैं, घटते हैं, क्या होता है। अब आ जाइए केजरीवाल साहब के पास। केजरीवाल साहब के पास दिल्ली और पंजाब 2 सूबे हैं जहां पे वो सरकार चला रहे हैं। इन दोनों सूबों में उनके पास कौन मित्र होगा और किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, इसकी बहुत चॉइस नहीं है। उनको बीजेपी के अगेंस्ट भी लड़ना है, उनको कांग्रेस के अगेंस्ट भी लड़ना है। तो वो कहीं से भी किसी एक के साथ अलाइन होना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनके जो 2 राज्य जो उनके हाथ में है, उनकी पॉलिटिक्स ही ये कहती है कि उनको बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बना के रहनी है। वो कहीं पे भी इंक्लाइंड नहीं दिखाई देने चाहिए।
और ना वो पोस्ट पोल में कहीं इंक्लाइन दिखाई देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर दिल्ली इलेक्शन आ रहे होंगे, जैसे ही ये खत्म होगा उसका दिल्ली इलेक्शन हो जाएगा 2025 में। तो वो उनको मतलब आज जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो सबसे बड़ा वजूद है वो दिल्ली मॉडल, दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली वो जैसा भी चला रहे हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी उनको तंग कर रहा है, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन वहाँ से है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल साहब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से आए हैं और उस आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी के लोगों का भरपूर सहयोग था। और मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे कुछ लोगों का ये मानना है ना, आज जो सबसे बड़ी क्राइसिस अरविंद केजरीवाल साहब के यहाँ लगती है, वहाँ लीडरशिप की क्राइसिस लगती है। वहाँ उनके पास लीडर्स की कमी है। जो लोग उनके साथ थे वो किन्हीं भी कारणों से छोड़ गए, चले गए। मैं हालांकि हरदम मुझे ये लगता था कि भाई जो लीडर है गलती तो उसी की होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है सबको रखना, लेकिन थोड़ा जो लोग उनके साथ थे उनकी भी वो थी, मतलब वो नहीं रहे उनके साथ। उसी तरह से चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना में हैं और तेलंगाना में उनको पहले कांग्रेस से लड़ना है, फिर बीजेपी से लड़ना है। वहां पे भी याद रखिएगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटा के दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आई है। तेलंगाना में केसीआर के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस है और फिर बीजेपी भी है, तो उनको भी समान दूरी बना के रखनी है। तो उनके पास भी बहुत लेवरेज नहीं है कि किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है। हालांकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से वो एक पोस्टर लेते हैं एंटी बीजेपी वाला, लेकिन वो एंटी बीजेपी का पोस्टर कितना कामयाब होगा और कहां कहां होगा ये देखने वाली बात होगी। अब एक नैरेटिव ये भी बन रहा है कि भाई ऑपोजिशन की यूनिटी होनी चाहिए। मैं कल एक किसी सम्मेलन में दिल्ली था, उसमें बहुत से लोगों का था कि विपक्षी की एकता, विपक्षी एकता। तो फिर याद दिला दूं, क्योंकि जो फेडरल फ्रंट बने या जो ये थर्ड फ्रंट बने, इसका नाम कुछ भी रखा जाए, उसकी क्लैरिटी समझ लीजिए। भाई ये किसके विपक्ष में आने की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं केसीआर बात तो करते हैं ना कि बीजेपी के अगेंस्ट ये फ्रंट बना रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट ये फ्रंट बना रहे हैं। तो बीजेपी के अगेंस्ट अगर फ्रंट बना रहे हैं और अगर बीजेपी को आपको हराना आपका वो है, तो आपको तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ना जिसमें बीजेपी को आप हरा पाइए, ना कि ऐसी स्ट्रैटेजी कि बीजेपी का उससे फायदा हो। हम वोट की दृष्टि से कह रहे हैं। अगर मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते थे, तो उसका मुख्य कारण यह था कि भाई ये वोट बटे ना, और कोई कारण तो था नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी। अब जहां तक रही विपक्षी एकता की बात, जिसको बार बार लोग कहते हैं, तो जरा एक चीज ये बताइए, थोड़ा ये समझिए, नीतीश कुमार और कांग्रेस और लालू यादव का एक गठबंधन बिहार में है, काम कर रहा है, सरकार है, झारखंड में है, काम कर रहा है, महाराष्ट्र में विपक्ष में है, वो लोग एक साथ खड़े हैं। और शिवसेना, तो जो शिवसेना के बारे में डाउट था, आदित्य ठाकरे साहब चले और जाके जम्मू तक उनके नेता घूम के आए। मतलब मेरा कहना है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही आज की तारीख में। तमिलनाडु में डीएमके लेफ्ट फ्रंट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। कश्मीर में जो गुपकर उनका अग्रीमेंट था, उसके हिसाब से सारी पार्टीज उनके साथ खड़ी हो रही है, अदर देन बीजेपी। तो इनके ये पक्ष तो ठीक है। अब ये बार बार कहना कि नहीं विपक्षी एकता, कहां विपक्षी एकता? भाई एक ये भी करना होगा। मुझे फिर ये बार बार मुझे लग रहा है कि इस समय सबसे बड़ा जो विपक्षी एकता का जो डिसाइड करेंगे वो अखिलेश यादव करेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो अकेले या बीजेपी के सामने विपक्ष है उसको लीड करेंगे, क्योंकि बीएसपी का गेम अब उत्तर प्रदेश में बहुत रह नहीं गया है। और जिस तरह के लोग मतलब सपा और बसपा एक दूसरे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो एक साथ चलना तो करीब करीब मुश्किल है। अखिलेश यादव का एक जो वोट बैंक है, अब आप जाट वोट बैंक को भी अब ये मानिए कि वो अखिलेश यादव जयंत चौधरी की वजह से, आरएलडी की वजह से उनके साथ रहेगा। तो कुछ लोग नेचुरल अलाइज कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे बनिस्बत किसी और के साथ, लेकिन वो अखिलेश यादव को डिसाइड करना है कि कितनी जगह कैसे क्या हराएंगे। हम एक जनरल एनालिसिस ये है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट में 16 सीट नॉन बीजेपी को मिली थी, 10 बीएसपी, 5 एसपी और 1 कांग्रेस। ये मैं पिछले 2019 इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर अखिलेश यादव को इस देश में ऐसा लगता है कि कोई नई शुरुआत हो जाएगी, नया कुछ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उनको 16 से 32 सीटें करनी होंगी। वो अकेले जीत के आते हैं, वो विपक्षी एकता बना के लाते हैं, ये उनको देखना है।
अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 32 सीट्स विपक्ष के ले आते हैं तो मेरा जो ये, मैं किसी और दिन इसको समझाऊंगा, उस गणित में बीजेपी की राह मुश्किल हो रही है। एक इसमें अंत में इसलिए कर दूं कि ये आप भी समझना होगा कि इसमें एक बड़ा भारी रोल केसीआर साहब के पैसे का भी है। ये ऑन कैमरा भी बहुत से लोग बोल चुके हैं कि केसीआर साहब ने के पास वो धन बल है जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ने की बात और पार्टियों को थोड़ा अट्रैक्ट करने का कि भाई आ जाओ, इस तरह से लड़ा जाएगा, तो वो कितना प्रभावित करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अगर आज लोग ये कहते हैं ना कि कांग्रेस को कांग्रेस, मेरे हिसाब से अगर एंटी बीजेपी फ्रंट बना रहे हैं तो उसमें केसीआर और अरविंद केजरीवाल, मतलब चंद्रशेखर राव साहब और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये दारोमदार है कि वो कैसे विपक्षी एकता को मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर वो कर्नाटक में जाके लड़ रहे हैं 230 सीट पे या सब मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं तो वो तो विपक्षी को कहीं कमजोर करने की ही बात है। थैंक यू।